चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। देखो प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल एक तरीके से आपके गाइडलाइन होती है कि इस तरीके से आप काम करोगे तो आपका आउटपुट बेटर होगा। अब गाइडलाइन का मतलब कभी भी रिजिडिटी नहीं होता। दे आर नॉट रिजिड। जरूरी नहीं है कि इनको फॉलो करोगे तो काम आपका बेकार होगा, बट इतना जरूर है कि अगर आप इनको फॉलो करते हो, जो भी प्रिंसिपल्स आगे हम पढ़ने वाले हैं, तो उससे आपका वर्क इम्प्रूव जरूर होगा। आपका वर्क इम्प्रूव जरूर होगा, वर्क की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। क्लियर यहाँ तक। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपकी बेसिक गाइडलाइन है, या जिसको आप फंडामेंटल ट्रुथ भी बोल सकते हो। फंडामेंटल ट्रुथ का मतलब क्या है कि इन प्रिंसिपल को बार बार अलग अलग सिचुएशन में यूज करके देखा गया है और फिर इनसे ही आउटपुट निकला है। तो फंडामेंटल ट्रुथ इज लाइक जिनको बार बार एप्लीकेशन करके वो सच्चाई बाहर अपने आप से आई है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हेल्प मैनेजर इन प्लानिंग। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या करते हैं, ये मैनेजर को हेल्प करते हैं काम को प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में एंड ओवरऑल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देने में। समझ में आया। ये जो इतने भी आपके प्रिंसिपल है वो आपके यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का मतलब क्या, देखो हमने जैसे पढ़ा था जो मैनेजमेंट होती है वो आपकी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है। मैनेजमेंट आप किसकी कर सकते हो, मैनेजमेंट आप बिजनेस में भी करते हो, मैनेजमेंट आप नॉन बिजनेस में भी करते हो, मैनेजमेंट आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हो एंड मैनेजमेंट आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हो। तो उसी मैनेजमेंट को बेटर बनाने के ये प्रिंसिपल हैं। तो जो ये प्रिंसिपल है ये भी आपके यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। ये बार बार ऑब्जर्वेशन से, एक्सपीरियंस से आपके बनाए गए हैं ताकि डिसीजन मेकिंग बेटर हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, ये समझ में आया कि एक्चुअली में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, यहां तक समझ में आया थोड़ा सा। आगे देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हमने अभी देखा। जर्नल एंड फ्लेक्सिबल गाइडलाइन है, यू कांट रिजिड कि ऐसा नहीं करोगे। अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी। मे बी आपका वर्क इतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा, लेकिन इसका कोई नेगेटिव आप लूप होल नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे तो इम्प्रूवमेंट होगी, है ना। बेस्ड ऑन रियल मैनेजरियल एक्सपीरियंस, ये कोई लिखी लिखी किताबों से पढ़ी हुई बात नहीं है। जितने भी ये प्रिंसिपल बनाए गए हैं ये रियल मैनेजरियल एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं, और एक बार भी नहीं, अगेन एंड अगेन वो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जब इनको एज ए प्रिंसिपल बनाया गया है। जितने भी ये आपके प्रिंसिपल हैं ये मैनेजरियल फंक्शन पे वर्क करते हैं, मैनेजमेंट को बेटर बनाते हैं आपका, जिससे आपके काम करने की एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। और ये सारे के सारे प्रिंसिपल ना सिर्फ मैनेजमेंट में बल्कि अलग अलग सिचुएशन में भी वर्क करते हैं एंड दे कवर बोथ टेक्निकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट। अब टेक्निकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि आप ये सिर्फ लोअर लेवल मैनेजमेंट पे वर्क नहीं करते, ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी वर्क करते हैं, ये आपके मिडल लेवल मैनेजमेंट पे भी वर्क करते हैं। टेक्निकल इज लाइक कि मशीन में खराबी है या मशीन और किसी दूसरी जगह पे रखी है जहां से एम्प्लॉय को सामान लेके आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उसका भी सॉल्यूशन देते हैं कि आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, हर काम का एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जैसे आप आगे प्रिंसिपल पढ़ोगे तो ये चीज समझ भी जाओगे। तो ये सिर्फ ना आपके ह्यूमन एस्पेक्ट को बताते हैं कि हमें इक्विटी रखनी चाहिए, हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए, हमारे मन में हार्मोनी होनी चाहिए, ये ह्यूमन एस्पेक्ट है। ये ह्यूमन एस्पेक्ट के साथ साथ बल्कि आपके टेक्निकल एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। यहां तक क्लियर। अब इन प्रिंसिपल की जरूरत क्या है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। ये फ्योल के नहीं, ये आपके टोटल मैनेजमेंट के ही प्रिंसिपल्स हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फ्यूल आपका फाउंडेशन है मॉडर्न मैनेजमेंट का, लेकिन ऑफ कोर्स इसको काट दो, ये एक्चुअली फ्यूल के ही आ गए, बट ओवरऑल भी आप इनको ले सकते हो। इम्प्रूव करते हैं सारे प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को,
गाइड करते हैं मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में। देखो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप इन सारे पॉइंट को ना एक बार रीड कर सकते हो। किसी को किसी पॉइंट में डाउट आता है तो ऑफ कोर्स आप लोग उसके बाद वो से पूछ सकते हो। ओके, ये प्रमोट करते हैं प्रोफेशनलिज्म में। अब ये प्रोफेशनलिज्म क्या है? प्रोफेशनलिज्म इज लाइक कि आप कोई इनफॉर्मल वर्क नहीं कर रहे, फॉर्मल तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर आप बढ़िया तरीके से चीजों को कर रहे हो। समझ में आया? ये एनहेंस करते हैं कोऑर्डिनेशन को, टीम स्पिरिट को ये बढ़ाते हैं, प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग में ये काम करते हैं और सपोर्ट करते हैं क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। मतलब आपका यहाँ पे क्लैरिटी आती है वर्क में, सबकी अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, सारे प्रिंसिपल पढ़ते हैं, फिर इन चीजों पे आएंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगी। आपको इस चैप्टर में जो प्रिंसिपल पढ़ने हैं वो है आपके हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल, जिन्होंने आपको 14 प्रिंसिपल दिए हैं। एंड सेकंड है आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो 4 प्रिंसिपल है, एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट की आपको टेक्निक्स भी पढ़नी है जो 4 टेक्निक है। 4 प्रिंसिपल और 4 टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की पढ़नी है, और 14 प्रिंसिपल आपको हेनरी फ्योल के पढ़नी है। आपके पेपर में क्वेश्चन यहीं से आता है। वो ये नहीं पूछते कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल की जरूरत क्या है, प्रिंसिपल के फीचर या कैरेक्टरिस्टिक। जो क्वेश्चन फॉर्म होता है वो आपके हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल से या साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से या इनकी टेक्निक्स से फॉर्म होता है। क्लियर? सीधा प्रिंसिपल से जंप करने से पहले देख लेते हैं कि हेनरी फ्योल थे कौन, क्या क्या इन्होंने किया है। हेनरी फ्योल एक फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर है। रिमार्क कर लो, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में आ जाता है। ये फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर थे आपके, कौन? हेनरी फ्योल। इनको आप फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हो। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोलते हो। इन्होंने कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरीज दी है मैनेजमेंट के ऊपर, जो मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करती हुई चलती है। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है जिस बुक का नाम है जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसको पब्लिश किया था 1916 के अंदर। क्या बुक है? जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। बुक का नाम भी ध्यान रख लेना, सीधा आएगा जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बुक किसने पब्लिश की है? आपको टिक करना है हेनरी फ्योल ने पब्लिश की है। 14 प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस किया है जिससे हमारी मैनेजरियल प्रैक्टिस बेटर होती है, यही आज हम सारा पढ़ने वाले हैं। फोकस किया है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ज्यादा, और टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को कैसे इंप्रूव कर सकती है वो बताया है। इन्होंने जो मैनेजमेंट के फंक्शन दिए हैं वो है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। हमने जो मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़े हैं पहले, वो क्या क्या है? 11th में पढ़े थे। क्या क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 मैनेजमेंट के फंक्शन हमने पढ़े थे। ये किसने दिए हैं? ये दिए हैं आपके कॉटो और डोनल ने। कॉटोस और डोनल ने आपको ये दिए हैं। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? आओ अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। 14 प्रिंसिपल दिया, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। कौन कौन से प्रिंसिपल है देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क आपको क्या बोलता है? इसका मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। आपको मैंने एक फोन नंबर दिया 9385268694। ये किसी का फोन नंबर नहीं है, ये मैंने रैंडम किया है, कॉल मत करना, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये मैंने आपको एक नंबर दिया, आपको मैंने बोला कि इस नंबर को याद करो। तो जो बच्चा स्मार्ट होगा वो क्या करेगा? इसके बीच में ये हैश लगा देगा, वो याद करेगा 9385268694। वो जल्दी याद हो जाएगा एज कंपेयर आप कंप्लीट को एक ही बारे में याद कर रहे हो 9385268694। वो टाइम लेगा याद करने में।
तो जब आप काम को डिवाइड कर देते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं कौन सा काम बेटर कर सकता हूं। तो देखो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है, आपने काम को डिवाइड किया और आपने वर्कर को ही ये बोल दिया कि इसमें से आप पहले खुद चूज कर लो कि कौन सा काम, कौन सा वर्कर अपनी ज्यादा बेटर एफिशिएंसी से कर सकता है। तो हर वर्कर को अपने अकॉर्डिंग काम मिल गया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हुई कि बाय चांस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज भी होता है तो वर्क डिवाइड हो चुका है, डिवीजन के बाद सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। What do you mean by the term accountability? Accountability is like who is answerable. Who is answerable? आंसर कौन देगा, इसको बोला जाता है अकाउंटेबिलिटी। काम डिवाइड होने से काम आसानी से भी हो गया, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और एम्प्लॉय को उनकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से जिस चीज में वो खुद को स्पेशलिस्ट मानते थे उनको वो काम भी मिलेगा। समझ में आया डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है आपका अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? देखो अथॉरिटी मीन्स पावर और यू कैन से पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी है आपकी पावर या डिसीजन लेने की पावर, आप उसे कह सकते हो। तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये बोलती है कि अथॉरिटी इज लाइक कि आपके पास जितनी पावर है ना उस हिसाब से आपको जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। अगर पावर बहुत ज्यादा होगी, जिम्मेदारी कोई भी नहीं हुई, तो उस पावर का यूज क्या हुआ? यूज तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या फायदा? या फिर ऐसे हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा दे दी और पावर दी ही नहीं, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो यहां क्या होगा? यहां पे आपका होगा कि ओवरऑल इन शॉर्ट ये बोला गया है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर दी जानी चाहिए ताकि मैनेजर अपना बेस्ट रिजल्ट दे सके। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट दे रखा है आपको डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है? अब डिसिप्लिन हम सबको पता है, क्लास में हमेशा बोला जाता है डिसिप्लिन में रहो। तो डिसिप्लिन का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि दूसरों की बात मानना या फिर अपने सीनियर की बात मानना। तो डिसिप्लिन में ये बोला गया है कि एम्प्लॉय शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे ऑल द अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर एम्प्लॉय को या हर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे की बात माननी चाहिए, समझनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये बोला है डिसिप्लिन में। क्लियर यहां तक? आगे आ जाओ यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इन दो प्रिंसिपल में बहुत बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल एकदम दिमाग को खोल के हुए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको ये बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए, लाइक ग्रोथ। These resources include tangible resources and intangible resources, or you can say human being। ह्यूमन बीइंग ही आपके एम्प्लॉयज होते हैं। तो जब आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज का रिसोर्सेज जितने भी यूज हो रहे हैं उनका सेम ऑब्जेक्टिव होगा तो हमारी यूनिटी बनेगी। तो ये डायरेक्ट करता है कि वन मैनेजर यूनिट यूजिंग वन प्लान। समझ में आया? वहीं पे यूनिटी ऑफ कमांड आपको ये बोलता है, इसका मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। आपके पास स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आपके पास n नंबर ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। अब सब्जेक्ट 1 वाली टीचर ने आपको एक होमवर्क दे दिया, सब्जेक्ट 2 वाली टीचर ने आपको दूसरा होमवर्क दे दिया, सब्जेक्ट 3 वाले टीचर ने आपको तीसरा होमवर्क दे दिया। अब बच्चा करेगा कौन सा? उसके पास हर टीचर ने जो होमवर्क दिया वो 1 घंटे में पूरा होएगा
और आपके पास अभी जो टीचर्स ने मांगा है वो बोल रहा है सबने कि 1 घंटे का काम है, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा करके दो। अब उस 1 घंटे में मैं ये काम करूं, मैं ये काम करूं, मैं ये काम करूं, तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा, वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी डाउन हो सकता है कि मैं तो काम नहीं कर पा रहा हूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड आपको ये बोलता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा, एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा। क्लियर यहां तक? आगे आ जाओ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल आपको ये बोलता है ना तो सिर्फ सबॉर्डिनेट को मतलब एम्प्लॉइज को या वर्कर को अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट कैसे हो, ना ही सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट कैसे हो। जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है ना, मतलब जो एक सिंगल पर्सन का इंटरेस्ट है, सारे एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट को आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट के अंदर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप का इंटरेस्ट है कि आप ग्रो करो, इस एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 तीनों का इंटरेस्ट है कि आप ग्रो करो, आप क्या करो, ग्रो करो। ऑर्गेनाइजेशन का भी यही इंटरेस्ट है कि ग्रो करो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रोथ करती जा रही है, बॉस उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा। समझ में आया? अगर ऐसा होगा तो लॉन्ग रन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज नहीं टिक पाएंगे, बहुत ज्यादा टर्नओवर होगा, ले ऑफ होता रहेगा, जिसकी वजह से आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो एम्प्लॉयज की वो बहुत ज्यादा हाई जाएगी। ओवरऑल आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट आपका रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन इज हियर द फेयर रिम्यूनरेशन टू ऑल, फेयर रिम्यूनरेशन टू ऑल, सभी को फेयर रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। फेयर अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक है फेयर रिम्यूनरेशन और एक है इक्वल रिम्यूनरेशन। इक्वल रिम्यूनरेशन, ये दो चीजें समझना। फेयर रिम्यूनरेशन का तो मतलब ये है कि जितनी एम्प्लॉय की नॉलेज है, जितनी उसकी स्किल है, जितना वो डिजर्व करता है, उस हिसाब से उसको पे कर दो। दिस इज फेयर रिम्यूनरेशन। Whereas on the other side, इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही लेवल पे सेम जॉब, सेम स्किल, सेम नॉलेज, सेम एक्सपीरियंस पे दो या दो से ज्यादा मेंबर काम कर रहे हैं तो उनका इक्वल सैलरी होनी चाहिए। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? एमसीक्यू में ये चीजें फंसा देती है, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रख के चलना है। आगे आ जाओ, सेंट्रलाइजेशन। एक्चुअली द प्रिंसिपल इज नॉट सेंट्रलाइजेशन, दिस इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी ध्यान रखना। आपको सीधा 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे इसमें से प्रिंसिपल कौन सा है। सेंट्रलाइजेशन कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल का नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये प्रिंसिपल आपको क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो डिग्री ऑफ अथॉरिटी है ना, वो कंसर्न होनी चाहिए कुछ चीजों में। आपको हर चीज अपने तक कंट्रोल नहीं रखनी है और हर चीज को डिसेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते। देन इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड होना चाहिए कि आपको क्या चीज सेंट्रलाइजेशन के अंदर रखनी है, क्या चीज आपको डिसेंट्रलाइज करनी है। उसका आपके पास एक प्रॉपर बैलेंस बना होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉयज के पास, हर वर्कर के पास उनकी अथॉरिटी और उनकी अकाउंटेबिलिटी एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बोलता है? स्केलर चेन आपको ये बोलता है कि जो भी आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है,
तो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अंदर जब आपको डिसीजन लेना है तो आप टॉप टू बॉटम जाओगे या बॉटम टू टॉप जाओगे। यू नहीं है कि ये हमारा एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ये मेरा यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ये मेरा लोअर लेवल मैनेजमेंट है और ये मेरे वर्कर है। अब यूं नहीं होना चाहिए कि वर्कर जो है वो डायरेक्टली बॉस से बात कर रहा है। ये इधर हो गया मेरा डिपार्टमेंट ए, ये हो गया मेरा डिपार्टमेंट ए, ये हो गया मेरा डिपार्टमेंट बी। ये डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ए का वर्कर डिपार्टमेंट बी के मिडिल लेवल मैनेजमेंट से बात करता है तो ये हायरार्किकल फॉलो नहीं होती। हायरार्किकल स्केलर चेन क्या है? स्केलर चेन यहाँ पे ये है आपकी कि ये आपका वर्कर लोअर लेवल को अपनी प्रॉब्लम बताएगा, लोअर लेवल उस प्रॉब्लम को मिडिल लेवल तक बताएगा, मिडिल लेवल उस प्रॉब्लम को टॉप लेवल तक लेके जाएगा। दिस इज द स्केलर चेन कॉन्सेप्ट। बट व्हेन द स्केलर चेन ब्रेक, यहाँ पे क्या किया, एम्प्लॉय ने वर्कर ने डायरेक्टली मिडिल लेवल से बात कर ली, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक। स्केलर चेन आपको सिर्फ ये बताता है कि क्लियर कमांड की चेन होनी चाहिए आपके पास एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के साथ। बट ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक वो सिचुएशन होती है व्हेन द स्केलर चेन ब्रेक and the worker or the any person directly communicate to their higher authority. Got it? आगे आ जाओ। ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब है कि जो भी पीपल है, मटेरियल है, जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी रिसोर्सेज है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे रिसोर्सेज राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे रखे हुए होने चाहिए ताकि उनको ढूंढने में, उनको यूज करने में आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन ना आए। समझ में आया कि ऑर्डर मीन्स दैट द राइट थिंग एट राइट टाइम एट द राइट प्लेस। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे एक बार। आगे 4 प्रिंसिपल और बचे। नेक्स्ट आपका इक्विटी। इक्विटी आपको क्या बोलता है? देखो मैंने यहीं पे बताया था आपको रिम्यूनरेशन के साथ। रिम्यूनरेशन में क्या था? फेयर रिम्यूनरेशन की बात करते थे हम, लेकिन यहाँ इक्विटी आपको ये बोलता है इक्वल रिम्यूनरेशन। इक्वल रिम्यूनरेशन का मतलब क्या है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे, एक ही लेवल पे 2 या 2 से ज्यादा पर्सन वर्क कर रही हैं विद द सेम नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस, देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि वो उनको इक्वल पे करें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, किसी तरीके की कोई बायसनेस ना हो। समझ में आया? मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर। मैनेजर जो है वो काइंड एंड फेयर होना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। अब ये पर्सोनल क्या होता है मेरे को ये बताओ। पर्सोनल होता है बच्चे आपका लेबर या ह्यूमन बीइंग। पर्सोनल यहाँ पे पर्सनल नहीं है, ये पर्सोनल है। आप इसको लेबर, वर्कर या एक ह्यूमन बीइंग के तरीके से कंसीडर कर सकते हो। तो इस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल आपको ये बोलता है दैट हर एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में या हर एक पर्सन का ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। उनका बहुत ज्यादा क्या नहीं होना चाहिए? बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए। अब ये टर्नओवर क्या है कि हर बार एम्प्लॉय आपको छोड़ छोड़ के जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए आपके काम के अंदर। आप उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, अच्छी नॉलेज दो ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें। समझ में आया? ये भी स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर कि हर एम्प्लॉय जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहे, वो अपनी एक जॉब सिक्योरिटी फील करे। आप बार बार उनको निकाल नहीं रहे हो और उनको बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हो जिससे वो बेटर काम कर पा रहे हैं। उनको छोड़ के जाने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि आप खुद कोई
न्यू किसी भी न्यू रोल के अंदर खुद एनकरेज हो, खुद एनरोल हो रहे हो, अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हो, तो you should promote each and every employee of your organization कि they should take initiative for the new innovations, for the new way of working and for the better coordination in the organization. तो हर एम्प्लॉय को आपको एनकरेज करना चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले अपने अपने रोल के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ न्यू इनोवेटिव करने के लिए. गॉट इट. एंड द लास्ट वन इज द एस्पाइट डी क्रॉप. एस्पाइट डी क्रॉप क्या है? प्रमोट टीम स्पिरिट. आपको टीम स्पिरिट को प्रमोट, इन शॉर्ट आपको ये बताता है प्रिंसिपल कि आपको एक हार्मोनी बिल्ड करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो यूनिटी में रह के वर्क करे. एस्पाइट डी क्रॉप आपको प्रमोट करता है कोऑर्डिनेशन को. इसको कोऑर्डिनेशन को. क्लियर यहां तक? ये थे हमारे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल. किसी भी प्रिंसिपल में किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो तो बता सकते हो. आगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल किसने दिए हैं? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं. इनके नेम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है. फ्रेडरिक विल्सन टेलर. क्या है? फ्रेडरिक विल्सन टेलर. मैं एक बार ना इसका डिफरेंस दिखाती हूँ आपको, उसके बाद इसको समझाती हूँ ताकि तुम बेटर समझ पाओ. देखो जो हेनरी फ्योल के अभी हमने प्रिंसिपल पढ़े हैं ना, वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है. मतलब टॉप डाउन अप्रोच आपकी बताती है कि आपको टॉप डाउन अप्रोच इज लाइक कि ये प्रिंसिपल ज्यादातर आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए रेलेवेंट है, कि ये आपकी स्ट्रेटेजी बताता है, ये आपका एक वे बताता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को कैसे काम करना चाहिए. कौन? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल. वहीं पे जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल या टेक्निक है वो बॉटम अप अप्रोच है. हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल बोलते हैं. एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल को साइंटिफिक प्रिंसिपल बोलते हैं. दोबारा से सुन लो. हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल. क्लियर? हेनरी फ्योल टॉप डाउन, ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल आपकी साइंटिफिक है, ये बॉटम लेवल पे, लोअर लेवल पे काम कैसा होना चाहिए वो बताता है. उसके बाद फोकस हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल का है मैनेजमेंट फंक्शन पे फोकस, कि हम काम को मैनेज कैसे बढ़िया कर सकते हैं. लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल का फोकस है वर्क एफिशिएंसी पे, कि हम काम को कैसे बढ़िया बना सकते हैं. अगेन लेवल ऑफ स्टडी, टॉप लेवल की स्टडी करे हैं, एफ.डब्ल्यू. ने लोअर लेवल के वर्कर और सुपरवाइजर को स्टडी किया है. हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए हैं, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं एंड 4 टेक्निक्स भी दी है. 4 टेक्निक भी दी है. हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल का जो व्यू है वो थोड़ा सा ब्रॉडर है, ओवरऑल मैनेजमेंट की तरफ बात करता है, और वहीं पे एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल है वो टास्क ओरिएंटेड है. टास्क ओरिएंटेड यू कैन से दीज आर मेनली हेल्पफुल फॉर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. ये आप ये नहीं कर सकते, घर में यूज होते हैं, घर में भी मैनेजमेंट होते हैं, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा आपके फ्लेक्सिबल या घर में यूज होने वाले या इनफॉर्मल वर्क के लिए नहीं है. लेकिन हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं. ह्यूमन एस्पेक्ट कंसीडर किया जा, हेनरी फ्योल में ह्यूमन एस्पेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर दोनों को ज्यादा कंसीडर किया गया है, लेकिन फिर भी दे आर ट्रेडिशनल, दे आर रिजिड. फिर भी उनको ट्रेडिशनल और रिजिड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की नीड को काफी हद तक इग्नोर किया गया है. वो हम आगे पढ़ेंगे, हायर स्टडीज में आएगा, वो हम आगे देखेंगे, बीकॉम में भी आता है. एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल मैकेनिकल ज्यादा है, आउटपुट पे ज्यादा फोकस है, एफिशिएंसी पे ज्यादा फोकस है रेदर देन ह्यूमन. एक ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है उससे इनको मतलब नहीं है. दे जस्ट वांट दी बेटर आउटपुट, बेटर प्रोडक्टिविटी. कुछ की टेक्निक्स और प्रिंसिपल के एग्जांपल दिए हैं, और कुछ गोल क्या है? मैनेजरियल एफिशिएंसी और वर्कर की प्रोडक्टिविटी. सिर्फ इतना याद रखो, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल मैनेजमेंट के लिए टॉप लेवल के लिए जरूरी है, एफ.डब्ल्यू. के प्रिंसिपल बॉटम लेवल के लिए ज्यादा जरूरी है. क्लियर? अब पढ़ते हैं आगे एफ.डब्ल्यू. के प्रिंसिपल और उनकी टेक्निक्स.
सबसे पहले 4 प्रिंसिपल है आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की यहाँ बात हो रही है, तो हर चीज क्या है? साइंस है। यहाँ ये माना जाता है कि आपका हर एक काम करने का ना एक बेस्ट मेथड होता है, हमें वो बेस्ट मेथड सर्च करना है। कैसे सर्च करना है? साइंस के थ्रू। बार बार एक्सपेरिमेंट को करो। यूं नहीं होना चाहिए कि मेरे फूफा के मामा के चाचा ने वो तरीका अपनाया था तो मैं यही तरीका अपना लेता हूँ, इससे बेटर आउटपुट नहीं, इससे बेटर आउटपुट निकलेगा। ऐसा नहीं, नॉट रूल ऑफ थंब। आपको हर एक्सपेरिमेंट को अगेन एंड अगेन टेस्ट करना है, साइंटिफिक मेथड को यूज करना है विदाउट एनी बायसनेस। देन आपको कंक्लूजन निकालना है कि कौन सा बेस्ट मेथड हो सकता है या कौन सा बेस्ट मेथड है। साइंस पे फोकस करना है अपने इंट्यूशंस को छोड़ के। गॉट इट? नेक्स्ट है हार्मोनिक नॉन डिस्कॉर्ड। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में ना मिनिमम टू मिनिमम 2 लेवल तो होते ही होते हैं कि एक आपका सीनियर और एक जूनियर। छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करते हैं तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर और मैनेजमेंट को कोऑपरेट करके चलना है, एक दूसरे के लिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना है कि एक दूसरे को आप ज्यादा ग्रो कर पाओ। आप दूसरे को सिखाओगे कुछ ना कुछ, आप भी उनसे सीखोगे, तो वो माइंडसेट यहाँ पे आपको रख के चलना है, हार्मोनी रख के चलनी है, मिलजुल कर काम करना है। अब इसी प्रिंसिपल के लिए आपका एक टेक्निक भी आई है जिस टेक्निक का नाम है मेंटल रिवॉल्यूशन। मैं यही एक्सप्लेन कर देती हूँ इसे। ये मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक में आपको बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं या मैनेजमेंट है, हर मेंबर को अपना एक माइंडसेट को चेंज करने की, रिवॉल्व करने की जरूरत रहती है। आप एक दूसरे के लिए एक फिक्स्ड माइंडसेट ना बना लो कि ये तो ऐसा ही है, स्टीरियोटाइप से हटकर थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव सोचो और उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। इसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेस पे बना है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये थोड़ा सा है मेरी टर्न में। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि आपको कोऑपरेट करके चलना है, एक दूसरे के साथ पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। साथ ही अगर बाय चांस उसको कुछ नहीं आता है, लिटरली उसको नहीं आता, सिर्फ पॉजिटिविटी से नहीं होता ना, हो सकता है कि सामने वाले को सच में ही ना आता हो, तो कोऑपरेट, उसको सिखाओ। उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या हार्मोनी की ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बेस पे आपका ये नया प्रिंसिपल आया है। एंड द लास्ट वन इज कि डेवलप ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। डेवलप करो उनको, सिलेक्शन दो उनको, ट्रेनिंग दो, बार बार उनको सिखाओ। हर एक पर्सन को जितना उनकी ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो कर सकते हो उनको इतनी ट्रेनिंग दे दो। डेवलप ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। उनकी बढ़िया से बड़ी एफिशिएंसी आप निकाल सको, उनको बार बार ट्रेनिंग दो, उनको सिखाओ। और ये नहीं है कि वो टर्नओवर करे, उनको ट्रेनिंग दोगे, उनको सिखाओगे, उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दोगे तो वाई द एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के क्यों ही जाएगा? गॉट इट? उनको ऑप्शंस दो, नई नई चीजें बताओ, सिखाओ। तो सिर्फ खुद खुद को डेवलप नहीं करना, ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉय को भी ग्रोथ देनी है आपको। गॉट इट? ये थे हमारे 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट के। आगे चलते हैं, टेक्निक्स क्या है हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म में तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट इंप्रूव करी है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, वर्कर मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन। साइंटिफिक इज लाइक बेस्ड ऑन साइंस। पहली टेक्निक है आपकी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या है? फंक्शनल फॉर्मेनशिप के अंदर आपको ये बोला गया है कि हर एक वर्कर का एक अपना खुद हर एक वर्कर के ऊपर जो है वो एटलीस्ट मिनिमम आपके सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, देखो सुनो एक बार। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में ये होता है कि आपका जो फैक्ट्री का मैनेजर है ना, उसको ये बोला जाता है कि भाई काम जो है वो 2 तरीके से होना चाहिए। एक पर्सन जो है वो प्लान बनाएगा और दूसरा पर्सन उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा। एक को बोल दिया प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरे को बोल दिया शॉप फ्लोर, या फिर आप इसको प्रोडक्शन इंचार्ज भी बोल सकते हो कि ये प्रोड्यूस करेगा या ये बनाएगा। प्रोडक्शन इंचार्ज ये प्रोड्यूस करेगा या ये बनाएगा। अब हर एक के अंदर 4-4
इसके स्पेशल फॉरमैन होते हैं, इनको नाम दिया जाता है क्या, फॉरमैन। और इन चार के इन सबके नीचे आपका एक वर्कर काम करता है। तो इन शॉर्ट जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था ना, डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये एक तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क का ही आपका एक एक्सटेंशन है क्या, फंक्शनल फॉरमैनशिप। यहां पे वर्क को 8 डिफरेंट हेड के अंदर डिवाइड कर दिया और सभी के सभी जो है वो उस वर्कर के ऊपर अपने तरीके से कंट्रोल करेंगे। ये एक प्रिंसिपल का वायलेशन भी है। कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड। ये वायलेशन है यूनिटी ऑफ कमांड का। यूनिटी ऑफ कमांड तो ये बोलता था कि एक वर्कर को एक ही सुपीरियर आपकी कमांड देगा, लेकिन यहाँ पे एक वर्कर को कमांड दे रही है 8 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। समझ में आया? देखो ये है आपका फंक्शनल फॉर्मेटशिप का स्ट्रक्चर। एक तरफ है आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसको आप फ्लोर शॉप भी बोलते हो। ये प्लान करेगा और ये उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा। प्लान के लिए रूट क्लर्क क्या होता है, रूट क्लर्क आपका डिसाइड करता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड वर्क फ्लो कि काम कैसे होगा, सीक्वेंस क्या होगी काम की। सेकंड आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपका इंस्ट्रक्शन देता है वर्कर्स को कि कैसे कैसे क्या क्या काम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताता है कि ये काम जो है वो कितने टाइम के अंदर पूरा होना चाहिए और इस काम को करने में कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए। नेक्स्ट आपका लास्ट डिसिप्लिन आपको ये बोलता है कि ऑर्डर फॉलो होने चाहिए, जो भी काम दिया उसको प्रॉपर ढंग से हमारा वो काम यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट आपका फ्लोर एंड शॉप फ्लोर जिसको प्रोडक्शन इंचार्ज भी बोला जाता है। इसके अंदर भी आपके फर्दर 4 क्लासिफिकेशन है, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। गैंग बॉस ये बोलता है असाइन करो वर्कर्स को टूल्स, कि कौन वर्कर क्या काम करेगा उनको वो काम असाइन कर दो, वो काम की स्पीड में होना चाहिए उनको वो बता दो। अगर उनके टूल में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए जो है आपका रिपेयर बॉस, जो टाइम टू टाइम मशीन्स को टूल्स को चेक करेगा। एंड लास्ट इज योर इंस्पेक्टर जो क्वालिटी देखेगा वर्क की। और इन सब के नीचे हमारा काम करेगा वर्कर। समझ में आया? इस चार्ट के थ्रू समझ लो, इन सब के नीचे हमारा काम करेगा क्या, वर्कर। फंक्शनल फॉरमैनशिप। नेक्स्ट है आपके क्या था, वर्क स्टडी। अब जो वर्क स्टडी टेक्निक है उसके अंदर आपके 4 तरीके की स्टडी दी है। वर्क स्टडी का सिंपली मतलब है जो काम हो रहा है उसको स्टडी करना। वर्क स्टडी के अंदर आपकी 4 तरीके की स्टडी आती है। सबसे पहला है मेथड स्टडी, कि जो काम हो रहा है वो किस मेथड से हो रहा है, वर्क प्रोसेस क्या है, क्या हम चीजें यूज कर रहे हैं। पर्पस क्या है आपका मेथड स्टडी का, कि बेस्ट मेथड क्या है काम करने का हम वो फाइंड कर पाए। दिस इज द मेथड स्टडी। आउटकम क्या है कि इंप्रूव हो जाएगा हमारा वर्क फ्लो और प्रोसेस डिजाइन, कि हमारा काम कैसे हो रहा है वो सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगे। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट आपका मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का जो मेन एम है वो है अननेसेसरी मोशंस को हटा देना, एलिमिनेट कर देना और वर्क को सिंप्लीफाई कर देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में यहाँ पे हमारी चीज प्रोड्यूस होती है और हमारी फैक्ट्री का गेट यहाँ पे है। एक वर्कर को यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चीजों को लेके जाना पड़ता है। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं कि फैक्ट्री का गेट इधर से बंद करके इधर की तरफ खुलवा दें, ताकि ये जो टाइम है सामान को यहाँ से लेकर यहाँ तक डिलीवर करने का, ये टाइम बच जाए, उसका मोशन कम हो जाए। जितने कम मोशन होंगे उसके अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी बचेगी बेटर काम को करने की। क्लियर यहां तक भी? आगे है आपका टाइम स्टडी। टाइम स्टडी आपको बताता है कि हर एक काम का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, कि ये काम इतनी देर में पूरा हो जाना चाहिए, ताकि हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम कम हो, हमारे टाइम मैनेजमेंट बेटर हो सके।
क्लियर। एंड द लास्ट वन इज योर फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू स्टडी आपके फिजिकल स्ट्रेस से या आपके मेंटल स्ट्रेस से रिलेट करता है, जो आपको ये बोलता है कि हमें ट्राई करना चाहिए कि मिनिमम थकावट हो, जिससे हम बेटर एफिशिएंसी मेंटेन कर पाए। मतलब कि इसका मैं कंक्लूजन बताती हूँ। फैटिग्यू स्टडी का जो लास्ट में कंक्लूजन निकला था वो ये निकला था, कॉन्टिन्यूस 8 घंटे एक वर्कर काम करे, इससे बेटर है कि आप उसे 4 आवर के बाद हाफ आवर का ब्रेक दे दो, और उसके बाद जो वो अगेन हाफ आवर काम करेगा या 3.5 आवर भी काम करेगा, इसमें उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, तो हमारे पास जो आउटकम है वो बेटर निकल कर आएगा। ये है फैटिग स्टडी कि रेस्ट पीरियड भी जरूरी है ताकि हमें थकान कम हो और हमारा आउटपुट बेटर निकल के आए। क्लियर यहां तक? क्लियर। अब आ जाओ आगे। नेक्स्ट टेक्निक आपकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। हमें काम ऐसा करना है कि हमें स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखना है और साथ में कोशिश करनी है कि काम मेरा सिंपल तरीके से हो जाए, बिना लाइक हम कहते हैं ना कि बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी कमी के, बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी चेंज के हमें उसकी कॉस्ट को कम करना है। सेम इसी तरीके से ये है कि प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन उसका वर्क सिंपल हो जाना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन हो जानी चाहिए हमारे वर्क के। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि सेटिंग यूनिफॉर्म मेथड टूल्स एंड स्पेसिफिकेशंस का यूज करो, ताकि हम एलिमिनेट कर सकते हैं वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन को, जो कंफ्यूजन है उसको एलिमिनेट करके हम एक काम करने का स्टैंडर्ड फिक्स कर दें, जिससे हमारे काम की भी इंप्रूवमेंट हो, हमारा प्रोसेस भी बेटर हो और हमारी एफिशिएंसी भी बढ़े और कॉस्ट भी घटे। समझ में आया? बट क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम। अब डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम आपका किसको अपोज करता है? इक्विटी को। टोटली नहीं कहेंगे लेकिन कुछ हद तक। कैसे? इक्विटी तो आपको ये बोलता था कि जिस एम्प्लॉय, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉय सेम नॉलेज स्किल एक्सपीरियंस के साथ वर्क कर रहे हैं, तो दोनों की सैलरी आपकी सेम होनी चाहिए, दोनों का रेम्यूनरेशन आपका सेम होना चाहिए। लेकिन डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम ये बोलता है कि एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज सेम है, ठीक है, समझ आ गया, लेकिन उनकी एफिशिएंसी तो सेम नहीं है, उनकी काम करने की क्षमता तो सेम नहीं है। तो हर उस पर्सन की जिसकी काम करने की क्षमता बढ़िया है, एफिशिएंसी बेटर है काम को परफॉर्म करने की, उसको आप ज्यादा पे करो स्टैंडर्ड से, और जिसकी एफिशिएंसी कम है काम को पे करने की, उसको आप बिलो स्टैंडर्ड से पे करोगे, ताकि जो आपका अबोव स्टैंडर्ड वाला पर्सन है वो मोटिवेट रह सके उस रिवॉर्ड्स के साथ, और जो बिलो स्टैंडर्ड वाला पर्सन है जिसकी एफिशिएंसी कम है, उसको जब ये दिखेगा कि अगर मैं बेटर काम करूंगा तो मुझे भी ज्यादा पैसा मिलेगा, तो वो भी एक तरीके से मोटिवेट होगा अपनी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया सारा? ये थे हमारे पास क्या, ये थी हमारी 4 साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक। दोबारा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है आज की क्लास में सबसे पहले प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फिर हमने फीचर्स और सिग्निफिकेंस देखी, हमने 2 पर्सन के प्रिंसिपल पढ़े, एक जो हमें हेनरी फ्योल ने दिए हैं, दूसरे हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और साइंटिफिक मैनेजमेंट की हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं। क्लियर? लास्ट में नहीं, वैसे हमने ये डिफरेंस बीच में ही देख लिया, बट साथ में हमने इसमें डिफरेंस भी देखा कि हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिया दिस इज फॉर टॉप मैनेजमेंट, एंड एफडब्ल्यू टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए हैं दिस इज फॉर द लोअर लेवल मैनेजमेंट और इम्प्रूव द वर्कर एफिशिएंसी। ये हमने कंप्लीट आज चैप्टर किया है अपना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो, बट मेरी तरफ से एटलीस्ट ए वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू स्टे इन क्लास एट लास्ट। थैंक्स अ लॉट।